हेलो बच्चों, उम्मीद है आप नीट की जबरदस्त तैयारी कर रहे होंगे। आपको सपोर्ट करने के लिए पीवाईक्यू सीरीज चल रही है, जिसमें पिछले 10 साल के मैं पीवाईक्यूज नीट के पीवाईक्यूज लेके आपको करवा रहा हूं। तो नीट फिजिक्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात करेंगे, जो कि चैप्टर नंबर 6 है। और इसके पीवाईक्यूज मैं कराऊंगा। शुरू से अंत तक पूरा वीडियो देखिएगा, जिससे कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस ना हो। और नीट में कई बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं पीवाईक्यूज के, तो आप बढ़िया तरीके से उसको कर पाएं। तो वेलकम टू अरविंद नीट चैनल। सुपर इजी फिजिक्स के लिए अरविंद नीट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं अपने 25 साल के एक्सपीरियंस और सरल भाषा से आपको फिजिक्स सिखा के रहूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा पीवाईक्यूज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। उससे पहले आपको एक थोड़ी सी जानकारी। नीट फिजिक्स में जो बेस्ट रिसोर्स आपके लिए होता है वो एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स, क्लास 11-12 की एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हैं जो कि आपको करने चाहिए। और 10 साल के नीट के पीवाईक्यूज, अगर आपने ये तीनों कर रखे हैं काफी ठीक ठाक तरीके से, तो ये गुड न्यूज है आपके लिए। लेकिन अगर आप ये नहीं किए हैं और आपको हेल्प की जरूरत है, तो उस हेल्प के लिए मैंने क्या किया है, नीट संपूर्ण के नाम से एक कोर्स बना दिया है। इसके अंदर एनसीईआरटी की एक्सरसाइज क्लास 11-12 फिजिक्स की पूरी मैंने सरल भाषा में रिकॉर्ड की है। और साथ में एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स के भी हर सवाल को बहुत अच्छी तरह ढंग से सिखाने के पर्पज से आपको बताया है। और 10 साल के पीवाईक्यूज भी हैं नीट के, सारे वीडियो फॉर्मेट में हैं। जो बच्चे नीट संपूर्ण का बेनिफिट या हेल्प लेना चाहते हैं, वो हेल्प 100% आपको मिल जाएगी, क्योंकि इसके अंदर जो क्वेश्चंस हैं 1254 क्वेश्चंस हैं, जिसमें 634 क्वेश्चंस नीट के पीवाईक्यूज हैं। बचे हुए 620 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पल और एक्सरसाइज है। तो जो बच्चे नीट संपूर्ण को लेना चाहते हैं, तो अरविंद नीट को डाउनलोड कर लीजिए। अरविंद नीट ऐप को डाउनलोड कर लें और उसके स्टोर सेक्शन में जाइए। यहां पर नीट संपूर्ण का कोर्स दिखाई पड़ेगा। लेकर अपनी पढ़ाई को 2 कदम आगे कर लीजिए और उसे आगे हो जाइए। और आपके लिए मैंने अरविंद नीट टेलीग्राम चैनल भी बना दिया है, उसको भी आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सब ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे मैं सारी इंफॉर्मेशन आपको देता रहूं। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो बच्चों करते हैं नीट 2024 का ये क्वेश्चन। एकदम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का सवाल है और बिल्कुल क्लैरिटी से आपका हो जाएगा, थोड़ा बस समझना है। देखिए लिखा है, ये एक फिगर बनी हुई है। इन द अबव डायग्राम ए स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट इज मूविंग टुवर्ड सोलेनोइड 2। ये सोलेनोइड 2, ये सोलेनोइड 2 है, ये सोलेनोइड 1 है। ये 2 की तरफ जा रहा है, फ्रॉम सोलेनोइड 1, 1 से 2 की तरफ जा रहा है। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन सोलेनोइड 1 एंड सोलेनोइड 2 रेस्पेक्टिवली आर थ्रू द डायरेक्शन। ये दोनों में डायरेक्शन ऑफ करंट हमको बतानी है। तो देखिए, जब यहां पर ये साउथ इसके पास पहुंचेगा ना, तो फ्लक्स बढ़ेगा। तो ये कोशिश करेगा सोलेनोइड 2 कि ये मेरे पास ना आए, लेंज लॉ के बेसिस पर। लेंज लॉ क्या बोलता है कि इंड्यूस्ड करंट उस दिशा में फ्लो होती है जिससे उस कारण का विरोध कर सके जिससे वो खुद पैदा हो रही है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, बन जाएगा साउथ पोल। यहां क्या बनेगा बेटा, दिस इज साउथ पोल। क्योंकि ये नहीं चाहे, यहां पर रेड कलर से मैं लिखना चाहूंगा जिससे आप थोड़ा सा बेहतर ढंग से दिखाई पड़े आपको। तो ये यहां पर बेटा बन जाएगा साउथ पोल। और यहां बन जाएगा, क्योंकि ये नॉर्थ दूर जा रहा है, तो इस चाहेगा दूर ना जाए, तो बन जाएगा साउथ पोल अगेन। दोनों तरफ साउथ पोल बन गया है। बात समझ में आई? अब ये देखिए, यहां पे जो टर्निंग है, वो टर्निंग, ये करंट साउथ पोल का मतलब क्या होता है, क्लॉकवाइज मोशन, हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और ये जो सोलेनोइड आप चढ़ाए हो, ये एंटी क्लॉकवाइज चढ़ा है और करंट ऐसे जा रही है, तो इसका डायरेक्शन किधर हो गया बेटा, डीसी। ये समझना, सोलेनोइड 2 में फिर से समझा रहे हैं। ये बच्चे गलत कर देते, पकड़ नहीं पाते हैं। यहां पे ये सोलेनोइड पर जो तार चढ़ाया गया है, वो तार कैसे चढ़ा, इस पे रोटेट किया जा रहा है, घुमाया जा रहा है, ऐसे देखिए, ऐसे चढ़ के गया है ना, तो ऐसे ऐसे तार चढ़ाया गया है। ये कौन सा डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज। और आपकी करंट किधर बह रही है, क्लॉकवाइज, इसलिए डायरेक्शन क्या हो जाएगा, डी से सी। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज ही करंट यहां होती तो डायरेक्शन होता सी टू डी। बात समझ में आ रही है कि नहीं? फिर से एक बार बता रहा हूं, यहां पर जो ये छल्ले चढ़ाए गए हैं, छल्ले का मतलब वायर चढ़ाया गया है, उसको घुमाया गया है एंटी क्लॉकवाइज, दिख रहा है।
और करंट जा रही है क्लॉकवाइज, इसलिए करंट डी से सी आई है। अगर यहां पे करंट एंटी क्लॉकवाइज होती तो हम सी टू डी लिख देते हैं। यहां पर बात पकड़ में आई। अब यहां पर देखिए, इस तरफ से अगर आप देखें तो ये डायरेक्शन कौन सा है बेटा, देखिए ये डायरेक्शन है जिस डायरेक्शन में घुमाया जा रहा है। ये डायरेक्शन अगर इधर से आप चेहरा करके देखेंगे तो ऐसे क्लॉकवाइज घूम रहा है, करंट भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही है, तो यानी ए टू बी डायरेक्शन हो गया इसका। जिस डायरेक्शन में आप देख रहे थे उसी डायरेक्शन में बात दिखाई पड़ रही है, तो ये सोलेनॉइड 1 में हो गया है। तो DCAB यानी आंसर इज 3, ये आंसर यहां पर 3 नंबर हो गया है। इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में यही बात समझने में थोड़ा कंफ्यूजन होता है, लेकिन जैसा मैंने बताया आप ध्यान से वैसा समझेंगे तो समझ पाएंगे किस तरह से करंट फ्लो हो रही है यहां पर। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो बच्चों करते हैं 2023 का सवाल, और 2023 में बहुत ही आसान सवाल आया था। देखिए सिंपल फार्मूला बेस्ड है, आइए करते हैं। तो लिखा दी मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर ऑफ ए इंडक्टेंस 4 माइक्रो हेनरी, एल दे रखा है 4 माइक्रो हेनरी, कैरिंग ए करंट ऑफ 2 एम्पियर, 2 एम्पियर। इसमें कितना मैग्नेटिक एनर्जी है? देखिए जो इंडक्टर होता है, आपको थोड़ी सी जानकारी, ये इंडक्टर इस तरह का होता है, इसको बोलते हैं इसका इंडक्टेंस। इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड होती है वो मैग्नेटिक फॉर्म में होती है, और आपने इसको तो पहचानते ही हैं, ये होता है कैपेसिटर। तो कैपेसिटर में जो एनर्जी, कैपेसिटेंस सी लिखते हो, इसमें जो एनर्जी स्टोर्ड होती है वो होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होती है। थोड़ी सी जानकारी आपको दे दी, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी और यहां पर मैग्नेटिक एनर्जी। तो एल और सी में कौन कौन सी एनर्जी किस फॉर्म में सेव होती है आप समझ गए। और यहां पर मैग्नेटिक एनर्जी की बात की जाए तो फॉर्मूला होता है ½ Li²। कुछ नहीं करना है, एल की वैल्यू 4 मिली हेनरी है, 4 × 10⁻⁻6 रख दीजिए। आई का 2 एम्पियर दे रखा था, तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए जो कि 4 हो जाएगा। अब आप जानते ही ये 2 से काट दीजिए, ये 4 2 8, तो 8 × 10⁻⁻6 जूल, या लिख सकते हैं 8 माइक्रो जूल। अब बताइए इससे सरल सवाल कौन सा ऑप्शन बना भाई? ऑप्शन नंबर बी बन गया। इससे सरल सवाल आपका कहां आएगा? तो ध्यान रखिएगा कि आपके नीट में फिजिक्स के 50% से ज्यादा सवाल फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, इसलिए फॉर्मूला पूरा याद कर लीजिए। देखिए सिंपल लगाना था, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए जानकारी दी कि जैसे आपको कॉन्फिडेंस बढ़े, कॉन्सेप्ट क्लियर हो, वरना धाए से लगा दीजिएगा। मुश्किल से 30 सेकंड भी नहीं लगेंगे, इसमें 30-40 सेकंड का खेला है। नोट कर लीजिए इसको। तो करते हैं बेटा 2022 का क्वेश्चन। ये है 2022 का क्वेश्चन बेटा। यहां पे लिखा है बिग सर्कुलर कॉइल ऑफ 1000 टन्स, सर्कुलर कॉइल है बड़ी, एंड एवरेज रेडियस दे रखा है 10 मीटर, ठीक है, इज रोटेटिंग अबाउट इट्स हॉरिजॉन्टल डायमीटर ऑफ 2 रेडियन पर सेकेंड। देखिए कुछ ऐसा है कहानी। अच्छा, ये मैं आपको बनाना चाहूं तो कैसे बनाऊं? ऐसे मैं आपको ऐसे दिखाता हूं। ये मान लीजिए लूप है ना, एक बिग सर्कुलर कॉइल इतने टन्स का है, और उसका एवरेज रेडियस कुछ दिया, रोटेटिंग अबाउट हॉरिजॉन्टल डायमीटर। तो ये हॉरिजॉन्टल डायमीटर मान लीजिए ऐसे, ये डायमीटर हो गया हॉरिजॉन्टल, उसका हॉरिजॉन्टल डायमीटर। अच्छा, एट 2 रेडियन, इसका जो घूमने का स्पीड है मान लीजिए वो है ओमेगा दे रखा है 2 रेडियन पर सेकेंड। इफ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ये वर्टिकल कंपोनेंट है अर्थ का। अच्छा, यहां पर ये कंफ्यूज हो जाना कि सर अर्थ वाले क्वेश्चन तो आउट ऑफ सिलेबस हैं। यहां पर अगर अर्थ मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ सिलेबस है, 2000 जो एग्जामिनेशन अब होंगे, इसमें आप अर्थ काट दीजिए। इफ द वर्टिकल, ऐसे समझ लीजिए आप, ये सवाल का लॉजिक समझिएगा। द वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड, बात खत्म हो गया, तो इसमें कोई अर्थ वाला फंडा नहीं लग रहा है। तो इफ द वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड एट द प्लेस इज 2 × 10⁻⁻5 टेस्ला, एंड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल, ये जो आर है इसका रेजिस्टेंस, वो है 12.56 ओम,
and 12.56 ohm, then the maximum induced current in the coil, I निकालना है। तो आप समझ गए होंगे कुछ ऐसी कहानी है कि ये देखिए कॉइल है, ये कॉइल ऐसे है, ये इसका हॉरिजॉन्टल एक्सेस हो गया, और ये कॉइल ऐसे घूमेगी, ऐसे ऐसे घूम रही है, और वर्टिकल कंपोनेंट जो है मैग्नेटिक फील्ड का ऐसे है। तो इससे बनने वाला ईएमएफ कितना होगा? तो जो ईएमएफ होता है वो ईएमएफ की वैल्यू होती है मैग्नेट, जो ये रोटेट करता है कॉइल। ये कॉइल आपने पढ़ा है ना, जो एसी करंट में पढ़ते थे, कॉइल घुमाते थे रेक्टेंगुलर, तो रेक्टेंगुलर हो सर्कुलर हो, फॉर्मूला सबके लिए वैलिड होता है। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम ईएमएफ बनेगा, क्योंकि पूछा है मैक्सिमम इंड्यूस्ड करंट, तो मैं जो ई नॉट की वैल्यू यहां लिख रहा हूं उसकी वैल्यू हो जाएगी एन ए बी ओमेगा, ये ई नॉट है। और आई नॉट निकालने जाएंगे तो लिख दोगे ई नॉट अपॉन आर, बस आंसर आपके पास आ जाएगा। तो ये पहले लगा लेते हैं, इसको निकाल लेते हैं। तो मैंने लिखा ई नॉट, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं यहां पर 1000, तो ये वैल्यू हो गई 1000। उसके बाद एवरेज रेडियस है 10 मीटर, तो इसकी वैल्यू 10 मीटर की जगह में एरिया निकालना है, तो पाई आर स्क्वायर, तो 3.14 एंड आर स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर, तो ये 10 का स्क्वायर हो गया। बी की बात कर दो तो बी है 2 इंटू 10 की पावर -5, तो ये हो गया 2 इंटू 10 की पावर -5। अब ओमेगा रह गया है, ओमेगा के ये लिखा है 2, तो ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, देख रहे हैं। अब इसको यहां पर आप कैलकुलेट कर लीजिए, ये वैल्यू आ जाएगी बहुत आराम से। जब भी ऐसे कैलकुलेशंस आए 10 की पावर को अलग से निपटाइए, यानी पहले देखिए लिखा है 3.4 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 2 4, और 4 को आप ऐसे में लिख दे रहा हूं ऐसे, ठीक। अब ये 10 की पावर देखिए, तो 2 ये थी और 3 ये 5 हो गई, और ये +5 और -5, खेल इसका खत्म हो गया। 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आ जाएगा 12.56, 4 चौक 16 का 6, हासिल लगा 1, 4 एकम 4 और 1 5 डेसिमल, फिर 4 तिरिक 12, 12.56 वोल्ट, खेल खत्म। कोई कैलकुलेशन भी दिक्कत भरा नहीं है। और इस कैलकुलेशन से देखिए आई नॉट कितने आराम से आ जाएगा, क्योंकि ई नॉट अपॉन आर कर रहे हो, तो आई नॉट हो गया 12.56 वोल्ट, और आर यही वैल्यू दे रखी थी 12.56, तो ये 12.56 यहां पर लगा दीजिए, कट गया भाई साहब, और वैल्यू आ गई 1 एम्पियर। यही आपका आंसर है। और यहां पर ऑप्शन नंबर जैसा आप देख पा रहे हैं, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। बस हो गया सवाल, ऐसे ही करने हैं, नोट कर लीजिए इसको। तो बच्चों करते हैं 2022 का सवाल। ये क्वेश्चन क्या बोलता है, स्क्वायर लूप ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर एंड रेजिस्टेंस 1 ओम इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.5 टेस्ला। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी दिया है क्या। इफ द प्लेन ऑफ द लूप इज परपेंडिकुलर, यानी ये जो प्लेन ऑफ द लूप है ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, देखिए दिस इज बी, और प्लेन आप समझ गए होंगे, मैं आपको और थोड़ा सा समझाऊंगा जैसे मजा आता रहे। ये देखिए, ये मान लीजिए स्क्वायर लूप है ऐसे, और ऐसे रखे हो तो ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है। इतनी बात आपको समझ में, ये ऐसे दिख रहा है, ऐसे जा रहा है, तो इतनी बात तो आपको जरूर समझ में आ रही होगी। अब इस बी की जो वैल्यू है वो दे रखी है मैग्नीट्यूड के फॉर्म में 0.5 टेस्ला। ठीक है, ये मैंने वेक्टर लिखा, इक्वल लिखाया, ये मैथमेटिकली सही नहीं है क्योंकि ये वेक्टर होना चाहिए, लेकिन मैं ऐसे आपको समझाने के लिए इक्विवेलेंट कर देता हूँ। इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 0.5 टेस्ला है। या आप चाहें तो कोई टीचर अगर देख रहा होगा तो वो कमेंट कर देते हैं, तो मैंने थोड़ा केयरफुल रहता हूँ कि उनकी बात भी सही रहे। ये मैग्नीट्यूड हो गया साहब। तो लिखा है टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द लूप। तो इस लूप से मैग्नेटिक फ्लक्स कितना जाएगा। इसका स्क्वायर लूप है, 1 मीटर इसका लेंथ ब्रेथ है, और इसका आर है 1 ओम। जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है उसका फॉर्मूला होता है फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, और जो थीटा है वो एरिया वेक्टर,
और मैग्नेटिक फील्ड के बीच होता है। यहां पर एरिया वेक्टर भी तो इसी डायरेक्शन में है, तो यहां पर थीटा कितना हो गया 0 डिग्री। एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एक ही है। अब शुरू कर देते हैं। 0.5 हो गया मैग्नेटिक फील्ड, एरिया के लिए 1 × 1 स्क्वायर है और cos 0, बात समझ में आई होगी। cos 0 1 होता है, तो ये सिंपल आ गया 0.5। और फ्लक्स की जो यूनिट होती है वो वेबर है, मैग्नेटिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं, और ये आंसर आ चुका है। इस आंसर के हिसाब से ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही बैठ जाता है। हो गया सवाल। देखिए कितना 2022 का क्वेश्चन है बेटा, और इससे सरल सवाल आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। इससे सवाल तो क्या फॉर्मूला भी ना लगवाएं, तो ये तो हम लोग को सीख लेना चाहिए। नोट कर लीजिए इसको। तो करते हैं बच्चों 2021 का क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा है आसान, करके दिखाता हूं। Two conducting circular loops of radius r1 and r2 are placed in the same plane with their centers coinciding। ये देखिए दो लूप ऐसे हैं, एक यहां पर देखिए r1 बहुत बड़ा है, r2 छोटा है, तो अंदर वाला r2 है, ये मैंने ऐसे छोटा सा बना दिया है, और r1 काफी बड़ा है तो मैंने ऐसे बना दिया है r1, और ये रहा बेटा r2। r1 काफी बड़ा है, उल्टा लिख गए हैं, तो यहां पर लिख दीजिए r2 छोटा है और r1 बड़ा है। ये नंबर 2 है लूप, ये नंबर 1 लूप है। जो इन्होंने बोला वही कर दिया। अच्छा, द म्यूचुअल इंडक्टेंस M, इनके बीच का म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक, तो देखिए ध्यान रखिएगा, जो म्यूचुअल, आप जानते हैं रेसिप्रोसिटी थ्योरम, यानी उसका मतलब होता है कि जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है वो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 या म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, उसकी वैल्यू सेम आती है। ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मैं अभी बोलूंगा कि सपोज करिए इसमें करंट आप I1 कर रहे हैं, तो किसी बच्चे के मन में आ सकता है इसके अंदर करंट क्यों नहीं कर रहे हैं, तो आप किसी के अंदर कर दीजिए, दोनों वैल्यू निकल के M के बराबर ही आती है ना। किसी को प्राइमरी सेकेंडरी कॉइल मान लीजिए, इसलिए ऐसा बोला है, जैसे आपको लगे कि हाँ भाई मन में डाउट नहीं आएगा। तो मैंने पहले वाले ये जो 1 नंबर का यहां पर कॉइल था, उस कॉइल में करंट I1 फ्लो कराई। इस करंट से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा 2 पर, तो देख लेते हैं साहब कितना बनेगा। फॉर्मूला लगा दिया, लूप वाला, करंट कैरिंग लूप से जितना मैग्नेटिक फील्ड बनता है μ0I1/2R1। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड आपका ये वैल्यू का बन गया, जो आप समझ पा रहे हैं। क्योंकि ये वैल्यू लूप बहुत बड़ा है, तो इस वाले मैग्नेटिक फील्ड को आप क्या समझेंगे, आसपास सब एक जैसा ही है, सिंपल सी बात। अब B1 आपका निकल आया है, तो इसके अंदर फ्लक्स कितना होगा φ2, तो φ2 इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड जो अवेलेबल है, यानी यहां पर B1 है, और इसका एरिया विच इज A2, ये भी आप समझ गए। अब यहां पर B1 की वैल्यू लिख दी μ0I1/2R1, और A2 इसका एरिया, तो पाई लिख दीजिए, और R2 का स्क्वायर। बढ़िया। अब ये वैल्यू यहां पे देखिए क्या बन गई, जो कांस्टेंट है वो एक जगह μ0I1, और पाई भी इधर लिखे रहने दो 2, और ये हो गया R2/R1, सिंपल सी बात। ये देखिए इतनी वैल्यू कांस्टेंट है, करंट कांस्टेंट μ0 2 पाई, ये वेरिएबल है। तो यहां पर जो ये जो, अच्छा अभी M निकाल लेते हैं, अभी तो हमने φ2 निकाला है। अब यहां पर क्या करते हैं, थोड़ा चलो यहीं निपटाते हैं। अब हमें जो M चाहिए वो हो जाएगा φ2/I1। बात समझ में आई, जो म्यूचुअल इंडक्टेंस हमको चाहिए, तो φ2 की वैल्यू ये रखी थी, ये देखा I1 डिवाइड करोगे कट जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी μ0π/2 R2 का स्क्वायर अपॉन R1। अब देखिए जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है ये कांस्टेंट है μ0π/2, और ये प्रोपोर्शनल किसके है, केवल इसके, तो M इज प्रोपोर्शनल टू R2 का स्क्वायर अपॉन R1। ये आंसर आ चुका है, और ये आंसर किसके बराबर है, ये ऑप्शन नंबर A के हिसाब से है। तो ये आपका हो गया ऑप्शन नंबर A, और ये A करेक्ट हो गया। इस तरीके से इसको बनाएंगे, है ना। करंट चाहे इसमें फ्लो करा के इसका निकाले या इसमें फ्लो करा के इसका निकाले, रिजल्ट वही आएगा। तो जब रिजल्ट वही आता है, तो हम वो, जब हमारे पास एक जगह पहुंचने के 2 रास्ते होते हैं,
और पहुंचेंगे एक ही जगह। तो हम वो रास्ता चूज करते हैं जो हमको सरल पड़े, है ना। यही साइंस कहती है, यही हमारा लाइफ कहता है। तो इसको आप नोट कर लीजिए और आगे की बात करेंगे। तो बच्चों करते हैं 2019 का क्वेश्चन। ये रहा 2019 का क्वेश्चन और ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है बोल लीजिए। लिखा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस द एडी करंट इफेक्ट इज नॉट यूज्ड। एडी करंट जो होती हैं वो जब यूज नहीं हो रही, इसमें एडी करंट्स क्या होती हैं? कंडक्टर होता है, जब उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो कंडक्टर के अंदर ही एक करंट फ्लो होने लगती है एडी की तरह। एडी का मतलब होता है भंवर। भंवर समझते हैं? जैसे कि एक नदी है, भंवर आ जाती है उसमें, ऐसे ऐसे नदी में, समझ पा रहे होगे? इतना आती नहीं, भंवर घूमने लगती है। तो भंवर टाइप का जो करंट फ्लो होने लगती है कंडक्टर के अंदर ही, जब उसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, उसको बोलते हैं एडी करंट्स। तो एडी करंट्स में कुछ उसकी वजह से दिक्कतें भी होती हैं और साइंस ने हमेशा क्या किया है, ह्यूमन्स ने क्या किया है कि कहीं जब दिक्कतें भी आती हैं तो उसको दिक्कत को हम अपने बेनिफिट में चेंज कर लेते हैं। ऐसी बहुत सी एग्जांपल्स आपको मिलेंगे कि किसी का कुछ इशू है, किसी एक्सपेरिमेंट का, किसी पार्टिकल का, तो उसको हम कैसे अपने बेनिफिट में इस्तेमाल कर सकते हैं, वो साइंस अक्सर करती है। खैर वो तो एक जानकारी है। यहां बात करते हैं कि एडी करंट्स किसमें यूज नहीं हो रही है। इलेक्ट्रिक हीटर में एडी करंट यूज नहीं होती। आपके यहाँ सिंगल करेक्ट ऑप्शन आता है तो तुरंत ही लिख दीजिए ए, यानी कि एक ही सही होगा ऑप्शन, ठीक। फिर भी इंडक्शन फर्नेस में एडी करंट इस्तेमाल होती हैं। मैग्नेटिक ब्रेकिंग इन ट्रेन्स में इस्तेमाल होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में भी इस्तेमाल होती है। तो आंसर ए है। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो मैंने थोड़ी जानकारी दी, ये काम आ सकती है, इसको नोट कर लीजिए आप। तो बच्चों करते हैं 2019 का क्वेश्चन। ये देखिए 2019 का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। ए साइकिल व्हील ऑफ रेडियस 0.5 मीटर। साइकिल का व्हील आप जानते ही हैं, आजकल नहीं चला रहे होंगे तो आज से 4 साल पहले चलाई ही होगी, है ना। तो रेडियस इसका हो गया 0.5 मीटर, को रेडियस ले लो, इसका आर लिख लेते हैं, 0.5 मीटर साहब। इज रोटेटेड विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 10 रेडियन पर सेकेंड इन ए रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड 0.1 टेस्ला। किधर है देखते हैं। विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द व्हील। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है, ऐसे समझ लीजिए। और ये जो आप घुमा रहे हैं, ये ऐसे घुमा रहे हैं। फिर से समझाते हैं। विच इज मैग्नेटिक फील्ड है और द ईएमएफ जनरेटेड बिटवीन द सेंटर एंड द रिम। ए साइकिल व्हील इतना इन ए रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द फील्ड। इस तरीके से आप इसको रोटेट कर रहे हैं, व्हील को घुमा रहे हैं। घुमाना आप समझ ही रहे हैं। अब ये घूम रहा है तो जो घूमेगा तो इसका जो ईएमएफ होता है वो वैल्यू होती है हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर। जैसे कि किसी रॉड को भी घुमाते हो ना, इस पॉइंट पर पकड़ के ऐसे ऐसे सर्किल में, तो आपने पढ़ रखा होगा। यहां बी की वैल्यू आप लिखते हैं हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, अगर इसकी रेडियस एल है इसमें और रिम के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। वही फॉर्मूला जब व्हील घुमा रहे हैं तो व्हील का ये जो एक्सल है इसमें और इसके रिम के बीच में इतना ईएमएफ जनरेट होगा। तो यहां पर ई की वैल्यू देखिए रख देते हैं हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, वैल्यू रख दी जाए, कोई समस्या नहीं है। हाफ रखा और बी की वैल्यू थी, कहाँ है बी भाई, 0.1 टेस्ला, ये वी हो गई। ओमेगा कितना है 10 रेडियन पर सेकेंड और ये एल की जगह यहां आर लिखोगे क्योंकि ये रेडियस वाला मामला है। तो 0.5 का स्क्वायर, बस इसको निपटा दीजिए, कुछ भी करना नहीं है। ये 25 आ जाएगा, 0.125 आ जाएगा, आराम से देख लीजिए इसको। और ये ऑप्शन आपके पास आ गया, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए कोई भी तकलीफ इसमें नहीं होती। ये सारे वो सवाल हैं जो नीट वाले एग्जामिनेशन में आए हैं। एक भी सवाल आप इसमें छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल कर लीजिए, 2-3 बार घिस लीजिए, जिससे आपको आइडिया भी मिल जाएगा कि किस तरह के सवाल आ रहे हैं पिछले 10 सालों में। उससे बहुत आपको हेल्प होगी, नोट कर लीजिए इसको।
तो बच्चों करते हैं 2019 का क्वेश्चन, और 2019 का क्वेश्चन देखिए बहुत ही आसान है। ए 800 टन कॉइल ऑफ इफेक्टिव एरिया दिस वन इज केप्ट परपेंडिकुलर टू ए मैग्नेटिक फील्ड दिस वन। यानी कि आप ऐसे समझ लीजिए कि एक कॉइल है, डायग्राम थोड़े से मेरे अच्छे नहीं रहते हैं, आप समझ जाएंगे, फिर भी इतना तो बना ही लेंगे। ये बना और मैग्नेटिक फील्ड साहब ऐसे है, तो ये आप देख पा रहे हैं कि ये 90 डिग्री है, यानी परपेंडिकुलर है, और मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू दे रखी है मैग्नीट्यूड वो 5 × 10⁻⁻5 टेस्ला दे रखी है, और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं भाई? 800। अभी तक की इंफॉर्मेशन इतनी थी हमारे पास। आगे देखते हैं। When the plane of the coil is rotated by 90 डिग्री, इस प्लेन को, ये ऐसे था, इसको ऐसे घुमा दिया है, थोड़ा समझाएंगे आपको। ये देखिए, ये यहाँ पर अभी स्थिति ऐसे है, ये कॉइल है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, दिख रहा होगा ना ऐसे। अब इसको हम ऐसे, इसको ऐसे घुमा दिया तो मैग्नेटिक फील्ड तो उधर ही बना हुआ है, देखिए। तो इस फाइनल वाली पोजीशन पे आपका इसमें से फ्लक्स कुछ नहीं जा रहा। आप समझ रहे हैं ना भाई? इस समय जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो पूरा जा रहा है, अभी आपको दिखेगा। इस समय जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, ये पहला केस है। दूसरे में मैं घुमाने वाला जब बनाऊंगा ऐसे, तो मैग्नेटिक फ्लक्स φ2 कितना हो जाएगा? 5 फाइनल लिख देते हैं। 5 फाइनल विल बी 0, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन और एरिया वेक्टर के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन गया, या प्लेन ऑफ द कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड इन द सेम प्लेन हो गए। तो कोई भी फ्लक्स नहीं है, शुरू में फ्लक्स है क्योंकि एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड में 0 एंगल है। एरिया वेक्टर की बात कर रहा हूं, और प्लेन और इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल है। आइए इस बात को आगे बढ़ा लेते हैं। φ1 हमको निकालना पड़ेगा। φ1 की वैल्यू कुछ हमारी आएगी। क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि ये आगे क्या बोल रहे हैं, अराउंड एनी ऑफ इट्स कोप्लेनर एक्सिस, जो मैंने बताया जैसे घुमाया जा रहा है, इतने सेकंड में टी की वैल्यू है। इंड्यूस्ड ईएमएफ हमको निकालना है। तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है बेटा, वो होता है माइनस डी फाई लिखो या डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। हमको डेल्टा टी पता है 0.1 सेकेंड। डेल्टा फाई का मतलब क्या होता है? φ2 - φ1। भाई यही तो मतलब होता है, माइनस फाई फाइनल माइनस फाई इनिशियल अपॉन डेल्टा टी। तो फाइनल तो 0 है, इनिशियल नहीं पता है। जैसे ही इनिशियल पता कर लोगे, खट से सवाल खत्म हो जाएगा। आइए कर लेते हैं पता। तो हम लोग कलर को फिर से बदलेंगे। थोड़ा मज़ा, थोड़ा कोई और कलर लें जो दिख जाए बीच में, शायद ये दिख जाए आपको, ऐसी उम्मीद करता हूं। तो ये फाइनल इनिशियल वाला हम लोग पकड़ते हैं। इनिशियल NBA होता है, NBA cos थीटा। लगा दीजिए फॉर्मूला, n था 800, मैग्नेटिक फील्ड है 5 × 10⁻⁻5। उसके बाद एरिया कितना है? एरिया का कुछ दिया है, ये एरिया दिया है 0.05, है ना? हाँ जी। कॉस थीटा, इस समय शुरुआत में थीटा कितना है? इनिशियल पोजीशन पर थीटा इज 0, क्योंकि थीटा होता है एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का। तो एरिया वेक्टर तो इधर ही है, इस समय एरिया वेक्टर इधर ही है, और ये मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही है। तो कॉस 0 हो गया। कॉस 0 1 होता, आप जानते ही हैं। तो ये वैल्यू यहां पर कैलकुलेट करने की कोशिश कर सकते हो। 2 0 को कट्टम कर दो और ये डेसिमल हट जाएगा। 5 25 हो जाएगा, 25 × 8 हो जाएगा, 200 हो जाएगा। बहुत आराम से कर सकते हैं। 10⁻⁻5 हो जाएगा। 2 0 को इससे निपटा दो, तो क्या वैल्यू बची? 2 × 10⁻³ टेस्ला पर मीटर स्क्वायर। ये देखिए। कोई समस्या नहीं, कलर फिर से बदल लेते हैं, रंगीन कर देंगे। फाई बना गया। अब ये निकाल लो ना, अब कुछ बचा ही नहीं है। अच्छा ऐसा करते हैं ना, ये फाई ये निकाल लेते हैं, वैल्यू रख देंगे इसमें हम, तो ज़्यादा आसानी होगी। क्योंकि ये देखिए, फाई फाइनल, फाई इनिशियल, ये फाई 0 था और ये वैल्यू थी 2 × 10⁻³ तो ये वैल्यू आ गई -2 × 10⁻³ टेस्ला पर मीटर स्क्वायर। अब हम ई निकाल रहे हैं। ई हम यहाँ कैलकुलेट कर देते हैं इस फॉर्मूले को लेके आके। थोड़ा सा डायरेक्शन उचित नहीं है यहाँ पकड़ा माइनस, और ब्रैकेट में ये वैल्यू आ गई -2 ×
-3 और टाइम कितना था बेटा 0.1 सेकेंड। डेसिमल हटाओगे 0 ऊपर जाता है बढ़ तो 10 की पावर -2 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 × 10 की पावर -2। ये आपका आंसर आ चुका है वोल्ट में। अब आप देखेंगे कि ऑप्शन पावर में तो यहाँ मैच नहीं कर रहा है, पॉइंट समझ लीजिए, तो -2 है तो -2 वाला खसका दो 2 0, ये 0.02 वोल्ट। क्या ये आंसर हमारे पास है? तो जवाब है ये आंसर हमारे पास है, ए मिल रहा है। तो यहाँ पर आपका आ गया आंसर ए, जैसे मिल ना जाए इसलिए तो मैं टिक कर देता हूँ, क्योंकि टिक करना ठीक रहेगा, आपको क्लैरिटी से दिखेगा। तो आप इसको नोट कर लीजिए, बिल्कुल बढ़िया तरीके से सवाल हो गया। तो बच्चों करते हैं 2018 का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इजी है, सीधा फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। देखिए क्या बोलते हैं, द मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन ए सर्टेन इंडक्टर इज 25 मिली जूल। इंडक्टर आप जानते ही हैं, मैं याद दिलाता रहता हूँ, ऐसे इसको बोलते हो इंडक्टर। और एनर्जी कितनी स्टोर होती है उसमें, L I स्क्वायर। किस फॉर्म में स्टोर होती है, मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में मैग्नेटिक एनर्जी होती है, जो मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में यहां पर स्टोर होती है। व्हेन द करंट इन द इंडक्टर इज दिस वन, I की वैल्यू भी दे रखी है, L लिख देते हैं। एनर्जी जो स्टोर्ड है उसकी वैल्यू दे रखी है 25 मिली जूल, जिसे आप लिख सकते हैं 25 जूल में कन्वर्ट कर लो तो 10 की पावर -3 जूल। और उसके बाद दिया है कि I कितनी है, तो I है साहब 60 मिली एम्पियर, तो 60 × 10 की पावर -3 एम्पियर। बिल्कुल बेसिक बात, कोई दिक्कत नहीं। इंडक्टर इज ऑफ इंडक्टेंस L निकालने का, हमें L फाइंड करना है। तो यहां पर हम फॉर्मूला लगा देंगे, U = ½ LI स्क्वायर। U दे रखा है, कलर को फिर से बदलेंगे, 25 × 10 की पावर -3, ½ L मालूम नहीं, और I दे रखा है 60 × 10 की पावर -3। ये 60 × 10 की पावर -3 का ये बेटा रहा स्क्वायर। बस इसी को सॉल्व करना है और I निकाल लेना है। तो मेरे ख्याल से आप 10 के पावर -3 को कैंसिल कर देगा, यहाँ प्लस आ जाएगा। खैर आपको दिखाता हूँ, लिख दूँ क्या, चलो लिख ही देते हैं। 212 -½ हाफ रहा, L रहा, और ये देखिए 60 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो 3600 आ जाएगा, और ये वैल्यू हो गई 10 की पावर -3। मैं तोड़ के इसलिए लिख रहा हूं जिसे काट के समझाने में आसानी हो। ये -3 इस -3 को खा गया है, और आप देखें यहां पर तो ये 2 0 इससे निपटा सकते हैं, इसको काट के 1800 भी कर सकते हैं। चलिए मैं थोड़ा करके दिखाता हूं। ये रहा 25, और इससे मैं यहां पे काट रहा हूं तो लिख रहा हूं 1800। तो यहां पर मैंने वैल्यू लिख दी 25 × L × 18, और 2 0 को इससे एडजस्ट कर दिया तो आ जाएगा 1.8। बाकी बात छोड़ ही दी जाए तो × 1.8, तो L कितना हो गया 25/1.8। इसको अब आप डिवाइड कर लीजिए प्यार से, 13.89 हेनरी आपका आंसर आ जाएगा। और ये 13.89 ऑप्शन नंबर डी है। देखिए ऑप्शन बड़े क्लोज दिए हैं, यहाँ झटके में गलत निकाल कर ऐसा ना हो सी पर टिक मार दें, तो डी ऑप्शन इज सही। ठीक, तो ये थोड़ा सा कभी कभी गलती हो सकती है कि निकाला सही और OMR शीट में गलत भरा है, तो ये तो मतलब महा ब्लंडर का भी बाप है, बाप ब्लंडर हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए, बिल्कुल मक्खन टाइप का हो गया सवाल। तो बेटा करते हैं 2017 का क्वेश्चन, ये रहा 2017 का क्वेश्चन। आइए करते हैं, और मैं समझाने का भी यहाँ प्रयास करूँगा आपको। मेरे ख्याल से मुझे इसमें शायद डायग्राम बनाना पड़ जाएगा आपको समझाने के लिए। एक लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ डायमीटर दिस वन हैज दिस वन टर्न्स पर मीटर। तो ये एक लॉन्ग सोलेनॉइड है, देखिए, ठीक है, जिसकी जानकारी क्या दी है, इसकी डायमीटर। तो इसका अगर रेडियस हम बात करें तो डायमीटर का आधा होता है 0.1/2 मीटर, इसका रेडियस हो गया है, क्योंकि डायमीटर है उसका आधा। टर्न डेंसिटी कितनी दे रखी है यहां पर
वो दे रखी है n, मैं कलर बदल लेना चाहूँगा अलग से हाईलाइट हो जाए जिससे, तो इसको मैं लिख देता हूँ n की वैल्यू दे रखी है 2 × 10⁴ टन्स पर मीटर। बढ़िया। आगे एट द सेंटर ऑफ द सोलेनॉइड, इसके सेंटर पर एक कॉइल ऑफ 100 टन्स एंड रेडियस, दिस वन इज प्लेस्ड विथ इट्स एक्सिस कोइंसाइडिंग विद द सोलेनॉइड एक्सिस। इसके बीच में यहाँ बना देते हैं एक छोटा सा ऐसे लूप रख दिया है, कॉइल रख दी है। इस कॉइल की जो एक्सिस है वो सोलेनॉइड की एक्सिस से मैच कर रही है, कोइंसाइड कर रही, मतलब थोड़ा साइंटिफिकली बोले तो, ठीक। और इसके बारे में जानकारी क्या है इसका, ये इसको मैं कह देता हूं कैपिटल R साहब, इसको छोटा r बोल दो, और इसकी रेडियस है 0.01 मीटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और 100 टन हैं इसके अंदर टोटल। बात समझ में आपको आ रही होगी। द करंट इन दी सोलेनॉइड, इसके अंदर करंट फ्लो हो रही है और वो उसका क्या है, वो बदल रही है, रिड्यूसेस, कलर क्योंकि सेम है दिख नहीं रहा है, एट कांस्टेंट रेट 0 एम्पियर टू 4 एम्पियर। ये पहले होती है 0 से 4 एम्पियर जाती है और समय लगता है 0.05 सेकेंड। करना क्या है, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल इज दिस वन, ये रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल है, ये R दे रखा है, इसका रेडियस नहीं रेजिस्टेंस है, ये 10 पाई स्क्वायर ओम। द टोटल चार्ज फ्लोइंग थ्रू द कॉइल ड्यूरिंग दिस टाइम, इसमें एक फ्लो होने वाला चार्ज निकालना है। ये NCERT का एक्सरसाइज का सवाल है और वही यहाँ पे चाप दिया है हम लोग कर लेंगे बड़े प्यार से, कोई बात नहीं, आप सारी जानकारी तो हम लोगों ने प्राप्त कर दी है। अब हमें जो इंड्यूस चार्ज निकालना होता है उसका फॉर्मूला आपको याद दिला दें, किनारे है वाइट कलर इस्तेमाल करना बेहतर होगा। इंड्यूस्ड चार्ज जो निकालना है छोटे कॉइल में, उसकी जो वैल्यू होगी Q, वो होती है डेल्टा फाई फ्लक्स में होने वाला चेंज अपॉन R। तो R तो हमको पता है इसका रेजिस्टेंस, डेल्टा फाई नहीं पता। डेल्टा फाई का मतलब होता है फाई फाइनल माइनस फाई इनिशियल, यही डेल्टा का मतलब है। तो इनिशियल फ्लक्स कितना है पहले हम ये निकालते हैं। तो इनिशियल फ्लक्स जो होगा वो करंट क्योंकि 0 है इसलिए फाई आई 0 होगा। देखिए फाई आई विल 0, वाई, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इनिशियली इज 0, क्योंकि जो इनिशियल करंट थी वो कितनी थी, 0। जब इस सोलेनॉइड में करंट ही 0 है तो ये मैग्नेटिक फील्ड बनी ही नहीं इसके अंदर, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो तभी बनेगी जब करंट फ्लो हो, और जब मैग्नेटिक फील्ड बनी ही नहीं तो काहे का फ्लक्स, क्योंकि फ्लक्स का फॉर्मूला तो होता है B × BA cos थीटा कह दीजिए। जब B है ही नहीं तो काहे का फाई, तो फाई आई इज इनिशियल फाई 0। अब बात करते हैं फाई की कहानी, जो फाइनल वाला फाई है, फाइनल फाई ये हम निकालेंगे। इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड हमको चाहिए। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, वो B फाइनल कितना हो जाएगा, μ0 × NI। 4 एम्पियर जब करंट जा रही थी तो इस सोलेनॉइड में कितना मैग्नेटिक फील्ड बना, उसका फॉर्मूला होता है μ0 NI, जैसा आप जानते भी हैं। μ0 की वैल्यू हो गई 4 पाई × 10⁻⁻7। टन डेंसिटी है, लीनियर टन डेंसिटी 2 × 10⁴, और करंट है 4 एम्पियर। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए हिसाब किताब बनाते हुए, तो यहां पर वैल्यू आ जाएगी 4 दूनी 8, 8 चौक 32 पाई, और ये 4 खा गया इसको तो 10⁻⁻3, 32 मेरे ख्याल से ठीक लिखा हुआ है, 32 पाई × 10⁻⁻3 टेस्ला। तो बच्चों यहां पर देखिए ये BF यानी कि मैग्नेटिक फील्ड निकल आया है, हमें फ्लक्स निकालना है। तो फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, NBA हो जाएगी। यहां पर N कितना है, यहां पर 100 टन है, B कितना हो गया 32 पाई × 10⁻⁻3, और एरिया हो गया पाई R स्क्वायर, तो पाई लिखा और R की वैल्यू हो गई 0.01 का स्क्वायर। इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, ये लिखा 100
32 पाई इंटू 10 की पावर -3 इंटू पाई इंटू 0.01 इंटू 0.01। ठीक है, अब 0.01 को ये 2 जीरो काटा और ये वैल्यू डेसिमल हट गई, तो ये केवल बचा, यानी इसको मैं थोड़ा सा शिफ्ट करता हूं, यहां वैल्यू बची 32 पाई इंटू पाई यानी पाई स्क्वायर और 10 की पावर -5। ये फ्लक्स आ गया आपको, टेस्ला पर मीटर स्क्वायर या वेबर आप लिख देंगे, ये फ्लक्स है। और क्यू इंड्यूस्ड कितना होना है यहाँ पर, तो चार्ज इंड्यूस्ड जो क्यू निकालना था वो डेल्टा फाई अपॉन आर हो गया। डेल्टा फाई हो गया 32 पाई स्क्वायर इंटू 10 की पावर -5 अपॉन रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस एक बार देख लेते हैं कितना है, ये लिखा हुआ है, तो 10 पाई स्क्वायर, 10 पाई स्क्वायर, तो ये पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कट गया, 10 से आप डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा 32 इंटू 10 की पावर -6 कूलाम, जिसे आप लिख सकते हो 32 माइक्रो कूलाम। ये आपका आंसर आ गया, और ये आंसर किस ऑप्शन से मैच कर रहा है ये हम देख लेते हैं। तो ये ऑप्शन रहा डी, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट चॉइस, और मैं इसको थोड़ा नीचे ले जाता हूं और यहां पर मेंशन कर देता हूं डी, और मैं पूरा आपको नोट करने के लिए दिखा देता हूं, जैसे आप पूरा नोट कर पाइए। ये यहां से शुरू था सवाल, यहां पर इसको नोट कीजिए, फिर ऊपर से खिसका देंगे तो जो बचा हुआ पार्ट है वो भी आप नोट कर पाएंगे। ठीक है, ये नोट किए होंगे, इसके ऊपर कर देता हूं, और ये पूरी चीज आप नोट करने की स्थिति में है तो इसको पूरा आप नोट कर लीजिए। तो बच्चों करते हैं 2016 का क्वेश्चन। ये देखिए नीट 2000 भाग रहे हैं भाई साहब, इनको रोकना होगा 2016 का क्वेश्चन हम लोग करते हैं और देखते हैं इसको कैसे करना है। लिखा है ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज रिस्ट्रिक्टेड विद इन ए रीजन ऑफ रेडियस आर, ये आर रीजन है। द मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस विद टाइम एट द रेट dB/dt, लूप 1 ऑफ रेडियस आर इज ग्रेटर देन आर, ये जो रेडियस इसकी आर है और कैपिटल आर बड़ी है, इनक्लोजेस द रीजन आर, एंड लूप 2 ये दूसरा लूप है ऑफ रेडियस आर इज आउटसाइड द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एज शोन इन द फिगर। ये लूप की कहानी इस तरीके की है कि इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है वो स्मॉल आर वाली रेडियस में है और कैपिटल आर बड़ा वाला है, सेकंड वाले में कोई मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं। देन द ईएमएफ जनरेटेड इज, किसमें क्या है आपको ये बताना है। तो इसमें तो मैग्नेटिक फील्ड जब है ही नहीं, बदल ही नहीं, है ही नहीं तो बदल ही नहीं रहा, तो इसके अंदर तो ईएमएफ होगा 0 बेटा। तो यहां पर मैं E2 की बात करूं तो दिस विल बी 0, 0 किसमें है, ये 0 ये 0, दो सही हो सकते हैं, यानी कि ये गलत है और ये गलत है। अब पहला और डी में आपको निकालना पहले वाले लूप के लिए, तो पहले वाले लूप के लिए मैं निकालूं तो लिखते हो -d∅/dt। अब इसको लिखो -d/dt b इंटू ए, या आप इसको b.a अभी लिख दीजिए। दोनों का मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है इसलिए 0 हो जाएगा एंगल, तो -d/dt इसे लिख दिया ba। एरिया क्योंकि कांस्टेंट है तो एरिया बाहर आ गया dB/dt। ये भी बात समझ में आई। एरिया इस जहां पे मैग्नेटिक फील्ड है तो इसको लिख दिया -πr² dB/dt। ये ईएमएफ है और यही आपका पहले वाले का आंसर है। तो ये देख लेते हैं किसमें मैच कर रहा है, डी ऑप्शन मैच कर रहा है यहां पर, ये आंसर डी हो जाएगा। इस तरीके से सवाल आप कर सकते हैं। देखिए बहुत ही सरल सवाल है, थोड़ा सा ध्यान तो हर जगह देना ही होगा। मैं हटता हूं, इसको नोट कर लें आप। तो बच्चों करते हैं 2015 का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है और इसको मैं इजी भाषा में आपके लेवल से समझाऊंगा, वरना इस सवाल में आपका इंटीग्रल कैलकुलस लग जाएगी। वो मैं लगा के नहीं कराऊंगा क्योंकि मैं कोशिश ये करता हूं कि बायो ग्रुप में आपके साथ जितनी कम मैथमेटिक्स लगे, ना लगे तो और अच्छा, मतलब जहां तक हो सके वही किया जाए जिससे आप कंफर्टेबल सिचुएशन में हो। चलिए तो इसकी तिकड़म यहां से फिट करेंगे। एक कंडक्टिंग स्क्वायर फ्रेम ऑफ साइड ए
ये स्क्वायर फ्रेम है जिसका साइड ए है, दिखाई पड़ रहा है आपको, एंड ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट आई आर लोकेटेड इन द सेम प्लेन एज शोन इन द फिगर। ये करंट वाला वायर है शोन इन द फिगर। द फ्रेम मूव्स टू द राइट, फ्रेम इस तरफ मूव कर रहा है जैसा फोटो में है, विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी v, ये भी दिया हुआ है, बढ़िया है। द EMF इंड्यूस्ड इन द फ्रेम विल बी प्रोपोर्शनल टू, इसके अंदर जो EMF बनेगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि यहां पर देख रहे हो ना जो मैग्नेटिक फील्ड है ये दूर जा रहा है तो फ्लक्स में हो रहा है चेंज, तो फ्लक्स में हो रहा है चेंज तो इंड्यूस्ड EMF बन जाएगा। वो किसके प्रोपोर्शनल है ये हमको निकालना है। आइए बात को शुरू करते हैं। अब यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, ये जो कहानी है ना मैं आपको समझाऊं, यही तो फोटो का इस्तेमाल कर लेता हूं। देखिए ये जो करंट फ्लो कर रही है इससे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा पहले देखिए, तो ये अंगूठा हो गया, ये अपना पंजा राइट हैंड वाला, और ये हम मोड़ रहे हैं तो अंदर। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है मैं यहां बना दूं, क्या कट्टम बना देता हूं अंदर की तरफ। ये मैग्नेटिक फील्ड किससे बन रहा है, इससे बन रहा है। ये मैग्नेटिक फील्ड एक जगह नहीं होगा, ये तो मैंने समझाने के लिए बनाया है, ऐसे डेवलप कर देगा ये मैग्नेटिक फील्ड हर जगह। बात समझ पा रहे होंगे उम्मीद करता हूं। अच्छा, अब जब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे डेवलप हो गया तो इसमें जो 4 आर्म्स है ना स्क्वायर की, इसको 4 कंडक्टर समझ लो, अलग अलग समझा रहा हूं, ऐसे ही समझना तो मजा आएगा। अब देखिए मैं समझाता हूं गहराई से आपको कि ये मान लीजिए हरा कलर लेता हूं, थोड़ा कंट्रास्ट रहेगा। ये मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड की सिचुएशन है जो इस वायर, ये वायर था जिसने बना दी थी। अब यहां जो कंडक्टर साहब हैं, ये देखिए एक कंडक्टर ये मानो, एक मैं थोड़ा सा इसको डिसजॉइंट कर रहा हूं जिससे आपको समझा सकूं। ये जुड़ा है, मैंने अलग अलग तोड़ दिया है, नाम भी लिखा है कुछ, मैं लिख देता हूं, इसको लिख देता हूं PQRS। किसी को PQRS लिख दो, कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब देखिए ये जो कंडक्टर है ना, ये अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे जाएगा तो PR के अगेंस्ट में कोई भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि इसकी जो लेंथ है ना, लेंथ, ये लेंथ है ही नहीं, लेंथ तो ये लेते हैं। आपको याद होगा ना, आपने जो फंडा पढ़ा है कि अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे कंडक्टर, ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर v वेलोसिटी से जा रहा है तो मोशनल EMF क्या होता है, E = BLV। बढ़िया। लेकिन इसी में अगर कोई कंडक्टर ऐसे जा रहा है, ऐसे, तो इसमें E 0 हो जाएगा, ये जा रहा है क्योंकि इसमें लेंथ नहीं है। आप देखिए ये ऐसे जा रहा है तो दिस इज लेंथ, और यहां ऐसे जा रहा है इसी डायरेक्शन में तो देयर इज नो लेंथ। आप समझ पा रहे होंगे, ये फंडा क्लियर होना जरूरी है, वरना ये पकड़ नहीं पाएंगे सवाल और मजा नहीं आएगा। तो यहां पर ये जा रहा है, दिस इज द लेंथ L। इसको L ये नहीं ट्रीट करना है, ये L नहीं रह जाएगी। ये देखिए, ये देख रहे हैं, इसको इस तरह गलत बना दिया है मैंने, ऐसे जाना चाहिए, ऐसे में तो हो जाएगा L, ये नहीं होना चाहिए, ऐसे बनाऊं। ये जो रॉड है ये इस तरह जा रही है, पहले वाली फिगर गलत बना दी थी, वो उसमें L आ जाएगा। ये है, ये रॉड इस तरह जा रही है, तो यहां पर इफेक्टिव L कितना है, L कुछ नहीं है, तो EMF 0 हो जाएगा, क्योंकि ये भाई जितनी जो फ्लक्स जा रहा है वो अब भी जा रहा है, इसकी लेंथ कुछ है नहीं, तो इसमें EMF 0 है और इसमें EMF ये है। यही फंडा यहां लगा रहे हैं कि इसमें EMF 0 है क्योंकि ये रॉड ऐसे जा रही है, इसी तरह इसमें EMF 0 है, लेकिन इसमें EMF है। अब इसमें जो EMF क्रिएट होगा उसकी पोलैरिटी किधर होगी, थोड़ा ये भी देख लो, क्योंकि जोड़ना घटाना पड़ेगा। इंटीग्रेशन से करते तो कुछ ना सोचना पड़ता, लेकिन हम इंटीग्रेशन नहीं लगाएंगे आपकी सरलता के लिए। तो यहां पर इसमें EMF बनेगा और इसमें भी EMF बनेगा। इसको EMF E1 लिख दो, इसको EMF E2 लिख दो। अब इसके डायरेक्शन को देखकर अगर एक ही डायरेक्शन में EMF है तो जुड़ जाएगा, अपोजिट है तो घट जाएगा, यही होने वाला है। ठीक, आइए समझते हैं इस बात को और गहराई से। अब इसमें आप फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल चाहे लगा दो, ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और इसमें जो पॉजिटिव चार्जेस होंगे वो अंगूठे की तरफ, करंट की तरफ जा रहे हैं, तो उस पर फोर्स लगेगा, लॉरेंट्ज फोर्स ऊपर, तो सब इकट्ठा हो जाएंगे, प्लस वाले इधर और माइनस वाले इधर।
इसकी कहानी देखें तो इसकी भी कहानी ऐसे ही है, ये भी प्लस वाले यहाँ इकट्ठा हो जाएंगे, माइनस वाले यहाँ। तो यहाँ पर एक तरह का दो सेल्स बन जाएंगे, ऐसे ध्यान से एकदम समझिएगा, जो आपस में कंडक्टर से कनेक्ट हैं। बात पकड़ में आ रही है? ये प्लस वाला टर्मिनल है, ये माइनस वाला है, ये E1 है और इसी तरह ये E2 है। ये देखिए दोनों की टर्मिनल एक दूसरे के अपोजिट है, तो नेट ईएमएफ क्या हो जाएगा? नेट E1 माइनस E2। ये क्योंकि E1 पास में था तो ज्यादा ईएमएफ कंड्यूस कर सकता है। वैसे किसी में से कुछ भी घटा दीजिए, रिजल्ट प्लस माइनस का फर्क ही आएगा। तो आप ये पास में था तो इसको हमने E1 माइनस E2 घटा दिया, क्योंकि यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ आप देखेंगे अभी वैल्यू जब x के टर्म में, तो आपको दिखाई पड़ेगा कि वैल्यू ज्यादा कम क्या हो रही है। बात पर इतना ये कॉन्सेप्चुअल है, मैंने बताया अभी तक। क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, करना आप शुरू करेंगे सवाल। बात पकड़ में आ गई, अब शुरू करेंगे इसकी वर्किंग। थोड़ा सा मुझे खिसकाना पड़ेगा, चाह नहीं रहा था मैं खिसकाऊं, तो थोड़ा एडजस्ट करता हूं जहां तक संभव हो। फोटो ऊपर चली गई भाई, ये ठीक नहीं है, तो मुझे छोटा कर लेना चाहिए थोड़ा इसको, तो जिससे कि हम लोग आसानी से बातों को आगे बढ़ा सकें। तो ये ईएमएफ जो इंड्यूस्ड है, E1 की बात करें तो ईएमएफ होता है BLV। तो यहां पर इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड यहां पर है, ये देखिए ये E1 इसका है ना, यहां पर 1, इसको लिख दिया 2, इस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है वो लिख रहे हैं। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, मैं यहां पे डायरेक्ट लिख रहा हूं, ध्यान पूर्वक देखिएगा, मैं वैल्यू लिख दूं चाहे। B1 लेंथ तो वही है रॉड की और वेलोसिटी सेम थी, माइनस B2 LV लेंथ ऑफ द कंडक्टर, जो इसकी स्क्वायर है, जो इसकी सेम है, V भी सेम है, केवल B1 B2 का फर्क है। अब देखिए यहां पे लिखता हूं, B1 क्या होता है, इस वायर की वजह से यहां पर बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड वो क्या होगा, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई और R। तो R कितना हुआ, ये देखिए यहां से यहां तक का x है, ये a/2 है, ये पूरा a था, इसका आधा कितना है, a का a/2। तो ये डिस्टेंस कितना बचा, इस x में से a/2 घटा दो, तो x माइनस a/2, और LV तो हम कॉमन लेके अलग कर ही लेंगे, अभी दिखाता हूं। खैर लिख लो, चलो LV माइनस इसकी B2 की बात करते हैं, तो अगेन म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई, और R की वैल्यू यहाँ क्या हो गई देखिए। अच्छा यहाँ पर एक वैल्यू और साइड देखिए, जो L है ना वो A के बराबर दी है, बाद में चेंज करेंगे, ये L बराबर A दे रखा है, अभी देख लेते हैं। अब यहाँ पर चले तो पाई लिखा, ये डिस्टेंस कितनी है सेकंड वाली, तो दिस इज x और ये a/2, तो x प्लस a/2 और LV, ये एक्सप्रेशन बन गया। अब मैं इसको सॉल्व कर देता हूं, देखिए E इज इक्वल टू, जो कॉमन है बाहर ले लो, म्यू नॉट I 2 पाई LV, अंदर बचा 1 अपॉन x माइनस, एलसीएम भी ले लेना चाहिए था, अभी ले लेते हैं ये वैल्यू यहां पर, और ये देखिए L की जगह यहां पर A है, तो A पुट कर दो, तो E इज इक्वल टू म्यू नॉट I AV अपॉन 2 पाई, एलसीएम ले लीजिए तो 1 अपॉन 2x माइनस A अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2x प्लस A अपॉन 2, ये 2 दोनों का ऊपर चला जाएगा, थोड़ा सा वर्किंग कर ही दें। अब ये 2 ऊपर जाएगा, बाहर ले लेना, 2 दिखाई पड़ रहा होगा आपको, तो ये 2 क्या रहा, म्यू नॉट IAV इंटू 2 अपॉन 2 पाई, और अंदर ले लिया। अब ये 2x माइनस A 2x प्लस A, ये एलसीएम हो गया, 2x माइनस A एंड 2x प्लस A, यहां पर वैल्यू आ गई 2x प्लस A, आप देख पा रहे हैं 2x प्लस A, और यहां पर आ गई ये वैल्यू माइनस 2x प्लस A। ध्यानपूर्वक इसको कर लीजिएगा, थोड़ा सा इसमें वर्किंग टाइप की है। ये देखिए 2x और 2x यहां कट गया, ये एक्सप्रेशन क्या आ गया, ये हो गया म्यू नॉट IAV इंटू 2 अपॉन 2 पाई, और ऊपर वैल्यू आ गई 2A, और नीचे हो गया 2x माइनस A एंड 2x प्लस A।
यहां पर आप ये देख पा रहे होंगे, ये सारी ये ई है, ये देखिए सारी वैल्यू कांस्टेंट है, केवल ये वेरिएबल है। तो इससे क्या चीज निकली, ई इज प्रोपोर्शनल टू 1/2x माइनस ए एंड 2x प्लस ए। ये आपका आंसर आ गया है। और ये ऑप्शन क्या है वो देख लेते हैं यहां पर। तो ऑप्शन यहां मिल रहा है, अच्छा बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सफेद कलर था तो चला ही नहीं। 2x माइनस ए 1/2x प्लस ए, ये वैल्यू यहां पर आई। और ये मैं नीचे ले जाता हूं और बी ऑप्शन को यहां क्लिक करता हूं। ये एक आपके हिसाब से हॉट्स क्वेश्चन है, मैं समझ सकता हूं, लेकिन क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं, मैंने वादा किया है कि 2013 से 2023 तक के सारे सवाल आपको इसमें मिलेंगे ही अभी की दृष्टि से। तो सारे सवाल आपको एक एक करके करा रहा हूं, चाहे वो हार्ड हो चाहे वो नहीं हार्ड हो। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आसान शब्दों में आपसे बातचीत की जा सके। और आप भी अगर आप थोड़ा सा बढ़िया चाहते हैं तो सीख लीजिए, क्योंकि मैं जिस तरह बता रहा हूं मुझे उम्मीद है कि ये आपके समझ में आ जाएगा। इससे सरल लैंग्वेज अभी की दृष्टि में ये बहुत सरल है, नोट कर लीजिए इसको आप। थोड़ा ऊपर करते हैं और ये यहां पर जैसे पूरी बात आप नोट कर सकें, ये पूरी बात यहां तक आ जाती है, इसको आप नोट कर लीजिए। तो बच्चों करते हैं 2015 का क्वेश्चन। ये है 2015 का क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग है, बहुत ही सरल है। देखिए कितने आसानी से आप समझेंगे इसको। लिखा है एन इलेक्ट्रॉन मूव्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन पाथ एक्स वाई, ये एक्स है और ये वाई है। इस डायरेक्शन में ऐसे इलेक्ट्रॉन चल रहा है जैसे फोटो बनी हुई है, ठीक है। द ABCD, ये ABCD इज ए कॉइल एडजेसेंट टू द पाथ, इसके पाथ में एडजेसेंट टू द पाथ है इलेक्ट्रॉन। व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द करंट इफ एनी EMF इंड्यूस्ड इन द कॉइल। आप समझिएगा, देखिए यहां पर क्या है, ये कॉइल है बेटा। अब इलेक्ट्रॉन साहब यहां से चले हैं और ऐसे ऐसे चलते चलते ऐसे आगे बढ़ जाएंगे। ये एक्स पोजीशन थी, ये वाई पोजीशन थी इलेक्ट्रॉन की। तो शुरू में मैं नाम भी लिख देता हूं ABCD। देखिए जब ये शुरू में इलेक्ट्रॉन इसके पास आ रहा होगा तो इससे एसोसिएटेड फ्लक्स बढ़ रहा होगा, है ना, क्योंकि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन पास आएगा, इलेक्ट्रॉन का चलना क्या बताता है, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो रही है। और इलेक्ट्रिक करंट जो जनरेट हो रही है, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन पास आ रहा है, इससे जाने वाला फ्लक्स बढ़ रहा है। तो पहले हम देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है। कलर को चेंज करते हैं। देखिए अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पार्टिकल इधर चल रहा है तो करंट आप इधर ले सकते हो। इलेक्ट्रॉन अगर इधर मूव कर रहा है तो आई की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन की विपरीत डायरेक्शन में होती है, इधर। तो ये आप कैसे निकालते हो कहीं पे डायरेक्शन, ये रही भाई आई की डायरेक्शन में, जहां निकालना उस तरफ आप वायर में ऐसे मोड़ते हो। तो ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। पकड़ में आई बात आपको। करंट की डायरेक्शन इधर, अंगूठा कर दिया राइट हैंड का, पाम को रखा, पंजे को मोड़ने की कोशिश की, जिधर घुस रहा है पंजा मुड़ रहा है, उधर मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अब शुरू में जब ये मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ा रहा होगा, ये ई जा रहा है ना, तो शुरू में फ्लक्स इज इंक्रीजिंग। समझ में आ रहा है ना कि मैं लिखूं, ज्यादा लिखना नहीं चाह रहा हूं। फर्स्ट फ्लक्स इंक्रीजेस, जब ये पास आ रहा है इधर से इधर, उस समय ये क्या करेगा लेंज लॉ के हिसाब से, जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको घटाने की कोशिश करेगा। तो जो इंड्यूस्ड फर्स्ट फ्लक्स इज इंक्रीजिंग, दैट मीन्स induced current, induced I wants to decrease the flux, यानी ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी विपरीत दिशा में मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा। तो इस लूप में कैसे करंट होती है, इसके ऐसा करो कि मैग्नेटिक फील्ड इसकी विपरीत दिशा बाहर की तरफ आ जाए। तो ऐसे पंजा आप करेंगे तो बाहर की तरफ आएगा। तो शुरू में जो मैग्नेटिक फील्ड, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, वो आएगा एंटी क्लॉकवाइज। बात समझ में आ रही है ना, जिससे कि जो मैग्नेटिक फील्ड, ये जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है,
वो इस डायरेक्शन में आएगा, इंड्यूस्ड बी। असल में था इसका विपरीत करना है, तो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ। अब जब ये सेकंड केस में जब दूर जाने लगेगा, यहां जगह कम हो गई, यहां लिखते हैं फर्स्ट के बाद सेकंड लिख दें, या इलेक्ट्रॉन मूविंग अवे। जब ये सेकंड, ये फर्स्ट केस था, यहां का फर्स्ट फ्लक्स इंक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन मूविंग टूवर्ड्स या नियरर टू कॉइल। ठीक है, अब यहां पे यंग मूविंग अवे, ये सिचुएशन है वाई से बाहर जा रहा है, तो यहां पे क्या होगा, फ्लक्स डिक्रीजेस, फ्लक्स कम होगा, ये भी दूर जाएगा तो जाने वाला फ्लक्स कम हो जाएगा। उस समय क्या होगा, ये इसमें इंड्यूस करंट क्या करेगा, ऐसी कोशिश करेगा कि फ्लक्स घटे नहीं। लेंज लॉ यही बताता है। अब चेंज इन फ्लक्स का विरोध, तो ये मैग्नेटिक फील्ड किधर बना देगा, जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये इंड्यूस्ड आई क्या चाहेगा, इंड्यूस्ड आई वांट्स टू इंक्रीज द फ्लक्स। ये भाई फ्लक्स डिक्रीजेस, समझ पा रहे हैं, ये फ्लक्स इंक्रीजेस था, ये डिक्रीजेस है। तो उस समय आपका ये जो मैग्नेटिक फील्ड की कहानी है, ये आपकी हो जाएगी क्लॉकवाइज। बहुत ही मैंने गहराई से समझाया है, जिससे ये जो इंड्यूस्ड भी है ये अंदर की तरफ ही आ जाए, तो ये इधर इसी को सपोर्ट करने लगेगा। तो ऐसे, तो शुरू में देखिए क्या रहा, अब आ जाते हैं सवाल पे। शुरू में एंटी क्लॉकवाइज और फिर आपका आ गया क्लॉकवाइज। तो द करंट विल रिवर्स इस डायरेक्शन एज इलेक्ट्रॉन गोज पास। तो यही ये हो गया, मैंने पूरा डिटेल्ड आपको समझा मारा कि ऐसे कोई भी सवाल आ जाए तो गहराई से आप इसको कर सकें। नो करंट इंड्यूस्ड एबीसीडी क्या होगा, रिवर्स करेगा, शुरू में एंटी क्लॉकवाइज, बाद में क्लॉकवाइज। इसको नोट कर लीजिए आप। तो बच्चों करते हैं 2014 का सवाल। अब यहां पर देखिए बहुत ही सरल सवाल है, थोड़ा सा बस समझना था। ए थिन सेमी सर्कुलर कंडक्टिंग रिंग PQR ऑफ रेडियस R इज फॉलिंग, ऐसे गिर रही है मैग्नेटिक फील्ड में, विथ इट्स प्लेन वर्टिकल इन ए हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड। ये हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड मान लो ऐसे है और ये ऐसे गिर रही है, कट कर रही है इसको। As shown in the figure, the potential difference developed across the ring when its speed is v। देखिए जब भी ये जो रॉड होती है, मैंने आपको भी जब बताया था, ऐसे मान लीजिए, तो यहां पर ये अगर रॉड ऐसे है और इस तरीके से आप ले जा रहे हैं, तो ये BLV की वैल्यू आ जाती है। यहां पर ये L क्या होता है, इस रॉड की लेंथ। इस केस में क्या होगा कि ये जो इसकी इफेक्टिव लेंथ होती है, इनके किनारों की होती है ये, और ये क्या है 2r के बराबर, रेडियस दे रखी है r, तो 2 स्मॉल r के बराबर है। तो हमें L की जगह 2r ले लेना है बस, इसकी इफेक्टिव लेंथ, और ये वैल्यू बन जाती है देखिए इस तरीके से, E इज इक्वल टू B, L की जगह हो गया 2r इंटू V, और बस ये आंसर हो गया, जो भी BV 2r। तो यहां इफेक्टिव लेंथ का खेल है, और ये यहां पर आंसर हो गया आपका D ऑप्शन हो गया, 2B 2r एंड R इज एट हायर पोटेंशियल। ये आपका जो है हायर पोटेंशियल पे होगा। आप चाहें तो वो जो लॉ होता है ना, वो लगा मारिए भाई, ये है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, गिर ये नीचे रहा कंडक्टर ऐसे, तो ये प्लस वाले सारे कहां चले जाएंगे, R पर। तो R हायर पोटेंशियल पे है, P लोअर पे, तो R हो गया आपका हायर पोटेंशियल, एंड इसी तरह P हो गया लोअर पोटेंशियल पे। इस तरह से सवाल कर सकते हैं बहुत ही आराम से, बस इफेक्टिव लेंथ वाला फंडा आपको आना चाहिए। तो बच्चों करते हैं 2013 का क्वेश्चन, ये भी बहुत ही आसान सवाल है, आइए कर लेते हैं। लिखा है ए वायर लूप इज रोटेटेड इन ए मैग्नेटिक फील्ड,
द फ्रीक्वेंसी ऑफ द चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ, इसका आंसर आप कई बार लगाए होंगे तो वैसे ही ध्यान रहता है, ट्वाइस पर रिवोल्यूशन। लेकिन कैसे हो रहा है ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये मान लीजिए इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड है, इस तरह से इसको घुमा रहे हैं, तो इसको जब एक रिवोल्यूशन इससे ऐसे घुमाओगे तो इंड्यूस्ड ईएमएफ बनता है E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। अल्टरनेटिंग करंट वगैरह में आप ये फॉर्मूला बहुत सालों से पढ़ रहे हैं। अब ये जो ईएमएफ है यहाँ पर अगर आप देखें तो ये साइन कर्व है ना, साइन थीटा का कर्व ऐसे होता है, और बड़ा बना देना चाहिए था, ऐसे जाता है, ये आपको ये अंदाजा होगा। अब यहाँ पे पोलैरिटी की एक रफ डायग्राम है, ये इसके पीक्स बराबर होने चाहिए, थोड़े ऊपर नीचे हो गए, समझ लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ, मैं आपको समझाने के लिए ना एक साइकिल यहाँ से पकड़ रहा हूँ जिससे समझा पाऊँ। ये देखिए पीक हो गया, ये चला और पीक यहाँ पहुँच गया, यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, देख पा रहे हो? तो प्लस इसने प्लस से माइनस गया, माइनस से प्लस, 2 बार चार्ज चेंज किया है, इसलिए मैंने यहां से पकड़ा। अगर यहां से लेता तो आपको समझाने में दिक्कत होती है, आप कहते प्लस से माइनस ही जा रहा है ना, पीछे का नहीं देख पाते आप। तो एक साइकिल अगर आप पकड़ोगे प्लस से माइनस से प्लस, यानी कि ट्वाइस पर रिवोल्यूशन, ये फ्रीक्वेंसी यहां पर पैदा हो रही है। तो लिखा है डायरेक्शन, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज ट्वाइस पर रिवोल्यूशन। एक चक्कर जब लगाएगा आपका कॉइल तो इसकी फ्रीक्वेंसी डबल आ जाएगी। तो ये आप इसको पकड़ के रखिए, आंसर हो गया इसका डी। इसको नोट कर लीजिए, फर्स्ट क्लास तरीके से काम होता है, नोट करें इसको आप। तो बच्चों करेंगे 2013 का क्वेश्चन, ये रहा 2013 का, बहुत ही आसान सवाल है, फॉर्मूला बेस्ड। एक करंट 2.5 एम्पियर फ्लोज थ्रू ए कॉइल ऑफ इंडक्टेंस, दिस वन इंडक्टेंस इसका है 5 हेनरी। द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल, मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो जाएगा वो हमको बताना। देखिए फाई होता है एल आई के बराबर, तो एल की वैल्यू 5 हो गई और आई की वैल्यू 5, एल की वैल्यू है 2.5 और इसकी वैल्यू 5 हो गई, तो 12.5 वेबर आपका आंसर। इससे सरल सवाल क्या मिलेगा, और आंसर रहा बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह से सवाल आप आसानी से कर सकते हैं, नोट कर लीजिए इसको। तो बच्चों वीडियो खत्म करने से पहले आपको याद दिला दूं कि आपके लिए नीट फिजिक्स के लिए बेस्ट रिसोर्सेज एनसीईआरटी के एक्सरसाइज, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स, क्लास 11 12 के और नीट के 10 साल के पीवाईक्यूज होते हैं। अगर आप ये लगा चुके हैं तो आपके लिए गुड न्यूज है, नहीं लगाया है और आपको इसमें मदद चाहिए तो आप नीट संपूर्ण कोर्स ले सकते हैं। नीट संपूर्ण कोर्स मैंने आपको देखते हुए बहुत सरल भाषा में बनाया है। इसके अंदर एनसीईआरटी एक्सरसाइज के सारे सवाल का वीडियो सॉल्यूशन मैंने रिकॉर्ड किया है, एनसीईआरटी एग्जांपल्स का सारे वीडियो सॉल्यूशन मैंने रिकॉर्ड किया है एकदम इजी भाषा में, और 10 साल के नीट के पीवाईक्यूज भी हैं। तो आपको इससे ट्रेमेंडस मदद मिलेगी। नीट संपूर्ण के अंदर 1254 क्वेश्चंस हैं, जो कि 634 जो क्वेश्चंस हैं वो नीट के पीवाईक्यूज हैं। 620 क्वेश्चंस जो हैं वो एनसीईआरटी एक्सरसाइज और एनसीईआरटी एग्जांपल्स के हैं। तो जो बच्चे नीट संपूर्ण का हेल्प लेना चाहते हैं, नीट संपूर्ण लेना चाहते हैं, वो अरविंद नीट ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और उसके बाद उसके स्टोर सेक्शन में आइए, यहां पर आपको नीट संपूर्ण दिखाई पड़ेगा, लेकर अपनी पढ़ाई को जरूर आगे बढ़ा लीजिए। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अरविंद नीट चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सुपर इजी फिजिक्स, नीट की फिजिक्स सरलता से आप सीख जाएंगे। जब न्यूमेरिकल निकलने लगेंगे तो आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं पाएगा। उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज मिलना तय है। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।